हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे थे। अभी इस वीडियो में हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन के सम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोरिलेशन के सम्स देखते हैं। नाउ कोरिलेशन के जो सम्स है उसमें हम लोग को चार मेथड्स हो सकते हैं और ये चार मेथड्स का नाम है कार्ल पियर्सन मेथड, concurrent deviation method, rank method without repetitive number and rank method with repetitive numbers। तो ये चार मेथड से हम लोग एक एक सम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से सम्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्ल पियर्सन मेथड जो है उससे कोरिलेशन के सम्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें मेन आपको दो कॉलम्स होंगे, एक एक्स का कॉलम होगा और दूसरा वाई का कॉलम होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली 10 स्टूडेंट्स दिए हैं और उनके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है इनके मार्क्स दिए हैं और हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि उनके मार्क्स में कोई रिलेशन है क्या। तो ये सम को हम लोग को यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड जो है उसके थ्रू सॉल्व करके उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। नाउ कार्ल पियर्सन मेथड जो है उसका कोरिलेशन का फॉर्मूला है समेशन dx dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर समेशन dy स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dx dy इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, फिर वो वैल्यूज को हम लोग प्लॉट करके हम लोग ये सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये हम लोग को जो कॉलम्स दिए थे उसके बेसिस पे हम लोग को x का मीन निकालना है और y का मीन निकालना है। मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मीन क्या है और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का मीन क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है। और मीन का फॉर्मूला हमको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फॉर्मूला है। इससे हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मतलब एक कॉलम का मीन निकालते हैं और स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट मतलब वाई कॉलम का मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का मीन निकालते हैं, मतलब अकाउंटेंसी का मीन निकालते हैं। अगर हम लोग ये कॉलम को सम अप करेंगे मतलब टोटल करेंगे तो उसका टोटल आता है 610। और ये कितने ऑब्जर्वेशन है, तो ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे 610 डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग को यहाँ पे अकाउंटेंसी या एक्स का जो मीन है वो आएगा 61। सेम तरीके से हम लोग को क्या करना है, y का मीन निकालना है, मतलब स्टैटिस्टिक का मीन निकालना है। तो अगर हम लोग ये सब अमाउंट्स का सम अप करेंगे तो वो आता है 640 और ये ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो 640 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा यहाँ पे y का या स्टैटिस्टिक का मीन आता है 64। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग ने x कॉलम का और y कॉलम का मीन निकाल लिया। अभी हम लोग को यहाँ पे dx का कॉलम क्रिएट करना है। नाउ dx कैसे फाइंड आउट करना है, तो x माइनस मीन, तो हमारा x कितना है 45 और x का मीन कितना आया था 61। तो 45 माइनस 61 कितना होगा, -16। फिर 70 माइनस 61 तो वो आएगा 9 और फिर 65 माइनस 61 तो वो आएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे dx का कॉलम क्रिएट करना है। उसके बाद में हम लोग को इसको स्क्वायर करना है। सो 16 इंटू 16 होता है 256, 9 इंटू 9 आता है 81, 4 इंटू 4 आता है 16। सो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे dx स्क्वायर का कॉलम भी क्रिएट किया और उसका टोटल आया 3490। अभी हम लोग को क्या करना है, dy का कॉलम क्रिएट करना है। तो सेम जैसे हम लोग ने dx का कॉलम क्रिएट किया था वैसे ही dy का कॉलम क्रिएट करना है। सो dy का कॉलम क्रिएट करने के लिए हम लोग को y माइनस मीन करना पड़ेगा, जहां पे y मतलब ये जो स्टैटिस्टिक का कॉलम है वो और y का जो मीन है 64 वो। तो इस तरीके से हम लोग को ये माइनस करके ये कॉलम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो 35 माइनस 64 आता है -29, 90 माइनस 64 आता है 26, 70 माइनस 64 आता है 6। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे dy का कॉलम जो है कैलकुलेट करना है और फिर बाद में इसका ही हम लोग को स्क्वायर निकालना है। तो 29 इंटू 29 841, 26 इंटू 26 676, 6 इंटू 6 36। तो इस तरीके से ये हमारा dy स्क्वायर का कॉलम जो है रेडी हो जाएगा और इसका टोटल आता है 4390। अभी हम लोग को dx dy ये कॉलम क्रिएट करना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे dx कैलकुलेट किया है और dy भी कैलकुलेट किया है। ये दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा dx dy ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो 16 इंटू 29 आता है 464,
9 इंटू 26 आता है 234। इस तरीके से हम लोग को ये कॉलम जो कैलकुलेट करना है और इसका टोटल आता है 3535। अभी हम लोग को सारे वैल्यूज मिल गए, ये वैल्यूज को हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करना है। नाउ सबसे पहले देखो समेशन dx dy, इसका टोटल कितना आता है 3535, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। और फिर बाद में अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर, मतलब ये जो समेशन dx स्क्वायर है इसको हम लोग को क्या करना है समेशन dy स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका अंडर रूट निकालना है, तो उसका वैल्यू आएगा 3914.217674। अभी हम लोग को इसको डिवाइड करना है, फिर हमारा ये आंसर आएगा 0.9031178888। तो ये हमारा कोरिलेशन का आंसर आया। अभी यहाँ पे जो हम लोग को आंसर आया है वो पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी के मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स के जो मार्क्स है इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और आपको कोरिलेशन का फंडा पता है कि अगर सपोज हमारी जो वैल्यू आती है वो अगर 1 के पास होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर ये 1 से दूर होती तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कोरिलेशन है वो काफी वीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 0.9 है वो 1 के काफी क्लोज है। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट का रिलेशन जो है पॉजिटिव है और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मतलब ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है और वो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का कोरिलेशन फाइंड आउट किया, जिसमें हम लोग ने कार्ल पियर्सन मेथड यूज किया था। अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरे मेथड से किस तरीके से यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है, और ये दूसरे मेथड का नाम है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ना यहाँ पे भी हम लोग को ऐसे कॉलम्स दिए रहेंगे, यहाँ पे हमको सप्लाई और प्राइस ये कॉलम दिया हुआ है और बाकी ये ईयर दिए हुए यहाँ पे। सो टोटल यहाँ पे हम लोग को 11 साल दिए हैं और उनका सप्लाई और प्राइस यहाँ पे हम लोग को बताया हुआ है। अभी इससे हम लोग को कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे ये कोरिलेशन का फॉर्मूला देखो क्या है, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर प्लस माइनस इंटू ब्रैकेट 2c माइनस के डिवाइडेड बाय के। अभी हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ के का वैल्यू जो होता है वो होता है n माइनस वन, और n मतलब आपको पता है कि n मतलब कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन है। इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये 11 आ जाएंगे। सो यहाँ पे n माइनस वन अगर हम लोग करेंगे तो वो आएगा 11 माइनस वन, मतलब के हमारा यहाँ पे आया 10। अभी हमको k का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग को यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ c का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। अभी ये हम लोग को कितने पॉजिटिव साइंस है वो फाइंड आउट करने, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉलम हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जो होगा डायरेक्शन ऑफ चेंज कंपेयर टू द प्रीवियस वैल्यू dx। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो x का कॉलम है मतलब सप्लाई का कॉलम है, यहाँ पे हमको प्रीवियस वैल्यू से जो नेक्स्ट वैल्यू है उनमें क्या साइन हो सकता है, मतलब वो पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। मतलब अगर वो अमाउंट बढ़ते गया है मतलब पॉजिटिव, और अगर अमाउंट कम होते गया है मतलब नेगेटिव। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला जो सेल है वो आपको ऐसे ही स्किप करना है। उसके बाद में देखो 90 से 95 हुआ है मतलब पॉजिटिव हुआ है। फिर बाद में 95 से 96 मतलब ये भी पॉजिटिव हुआ है। फिर 96 से 94 मतलब ये माइनस हुआ है, मतलब कम हुआ है इसकी वजह से। फिर 94 से 96 हुआ है मतलब ये पॉजिटिव है। फिर 96 से 100 मतलब ये पॉजिटिव। 100 टू 102 ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। फिर 102 टू 104 ये भी पॉजिटिव। 104 टू 105 पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कितने पॉजिटिव साइंस है और कितने नेगेटिव साइंस है वो फाइंड आउट किया। सेम तरीके से हम लोग को यहाँ पे y के कॉलम के लिए भी कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग dy बोलेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट कॉलम जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया। फिर 140 से 130 मतलब ये माइनस हुआ है मतलब कम हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिया। फिर 130 से 132 मतलब ये बढ़ गया है तो ये पॉजिटिव साइन। फिर 132 से 134 ये भी पॉजिटिव है, और फिर 134 से 130 ये माइनस हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या किया, y कॉलम के लिए प्लस माइनस के साइन फाइंड आउट किए। अभी हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। प्लस 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 हो जाता है। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये आपको जो मैथमेटिक्स है उसका बेसिक जो है ये पता है, तो उस हिसाब से हमने क्या किया, ये कॉलम जो है वो कैलकुलेट किया। सो अभी हम लोग को क्या करना है कि
नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस फाइंड आउट करने हैं, वो हमारा सी होगा। अभी ये कॉलम में आप लोग देखो कि कितने पॉजिटिव साइंस है, तो 1 और 2, इस तरीके से 2 यहाँ पे हमारे पॉजिटिव साइंस है, तो सी हमारा कितना आ गया 2। अभी हम लोग को सारे वैल्यूज मिल गए, मतलब के भी मिल गया है और सी भी मिल गया है, वो वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ना यहाँ पे देखो कोरिलेशन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर स्क्वेयर प्लस माइनस 2 इंटू सी। अभी सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2, तो 2 इंटू 2 हो गया ये, माइनस के कितना आया था 10, सो हमने यहाँ पे 10 लिया डिवाइडेड बाय के, मतलब अगेन यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 10 किया। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आपका आंसर आएगा माइनस 0.7745966669, ये आंसर आएगा। अभी ये आंसर देखो माइनस में आया है, माइनस में आया है मतलब क्या है कि सप्लाई और प्राइस जो है इसका रिलेशन क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि जितना सप्लाई बढ़ रहा है उतना प्राइस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये दोनों का जो रिलेशन है वो हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और अगर ये वैल्यू आप लोग देखोगे तो -1 के क्लोज बाय है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सप्लाई और प्राइस जो है, इनमें ये जो 11 साल दिए है उनका रिलेशन जो है वो नेगेटिव है, और ये रिलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे कॉनकरेंट डेविएशन मेथड यूज करके जो कोरिलेशन है वो फाइंड आउट किया, और हमने ये फाइंड आउट किया कि सप्लाई और प्राइस जो है इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अभी हम लोग थर्ड मेथड यूज करते हैं जो है रैंक मेथड विदाउट रिपीटेटिव नंबर्स। यहाँ पे भी हम लोग को 2 कॉलम दिए हैं, एक्स का कॉलम और वाई का कॉलम। अभी सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। अभी हम लोग को यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे कि n मतलब हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। उसके बाद में समेशन डी स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है। नाउ समेशन डी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को कुछ कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे आर एक्स का कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। आर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का रैंकिंग करना है हम लोग को। तो ये हमारा एक्स का कॉलम है, इसका हम लोग को रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो जैसे कि सपोज ये एक्स का जो कॉलम है इसके अंदर 35 ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो उसको हम लोग फर्स्ट रैंक देंगे। फिर 35 के बाद में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 32, तो इसको हमने सेकंड रैंक दिया। फिर 32 के बाद में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 30, तो इसको हमने थर्ड रैंक दे दिया। फिर 30 के बाद में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 28, तो उसको हमने फोर्थ रैंक दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स के कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उनका हमने रैंकिंग किया। सेम तरीके से हम लोग को आर वाई मतलब वाई कॉलम का रैंकिंग फाइंड आउट करना है, उसमें भी हम लोग को सेम मेथड फॉलो करना है। जैसे कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है 25, तो उसको हमने फर्स्ट रैंक दिया। फिर 25 के बाद में हाईएस्ट वैल्यू है 24, उसको हमने सेकंड रैंक दिया। फिर बाद में 23 है, उसको हमने थर्ड रैंक दिया। तो उस तरीके से हमने आर वाई का कॉलम भी यहाँ पे क्रिएट किया। अभी हम लोग को यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है। डी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो आर एक्स माइनस आर वाई, मतलब 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 8 माइनस 10 आएगा -2, 7 माइनस 6 आएगा 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डी का कॉलम कैलकुलेट किया, और इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे हमने डी स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट किया, और उसका हमने सम अप निकाला 112, मतलब उसका टोटल आया 112। अभी हम लोग ये वैल्यूज को क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे, और हम लोग को यहाँ पे कोरिलेशन का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर सारे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। 1 माइनस, वो हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर जो है वो हमारा कितना है 112, तो 112 लिखा डिवाइडेड बाय एन। एन कितना आया था हमारा 10, क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। सो 10 इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर -1, तो वो -1 हमने लिखा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते तो 672, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 990, और इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर आता है 0.321212121। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगेन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स और वाई जो है इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन 0.321 जो है वो 1 के क्या है, काफी दूर है वैल्यू। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स एंड वाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन जो है वीक रिलेशन है।
तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे रैंक मेथड विदाउट रिपीटेटिव नंबर से कोरिलेशन फाइंड आउट किया, और अभी हम लोग लास्ट वाला जो मेथड है वो यूज करके कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और ये मेथड का नाम है रैंक मेथड विथ रिपीटेटिव नंबर। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि x और y में कोई भी रिपीटेटिव नंबर नहीं था, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि काफी सारे रिपीटेटिव नंबर्स है। अभी यहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हम लोग को x का कॉलम और y का कॉलम दिया है। x का कॉलम मतलब सेल्स है और y का कॉलम मतलब प्रॉफिट है, और ये जो कॉलम है ये हम लोग को फर्म्स के बारे में बता रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए ये दो कॉलम जो इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 65 रिपीट हो रहा है, इवन 60 रिपीट हो रहा है, 50 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो 16 रिपीट हो रहा है, 15 रिपीट हो रहा है, 14 रिपीट हो रहा है, 13, मतलब सारे वैल्यू जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अभी किस तरीके से इसका कोरिलेशन कैलकुलेट करना है वो हम लोग समझते हैं, उसके लिए पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। सो इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो जैसे हमने वहां पे विदाउट रिपीटेटिव नंबर का फॉर्मूला देखा था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। इसका फॉर्मूला देखो कैसे है, 1 - 6 इंटू ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस टी डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। सो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे टी जो है ये एक ऐड हुआ है। ये टी किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समेशन डी स्क्वायर जो है ये फाइंड आउट करते हैं। बाकी एन हम लोग को पता है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 फॉर्म्स। ओके, सो हम लोग डी स्क्वायर पहले फाइंड आउट करते हैं। अभी यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स का हम लोग को रैंकिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रैंकिंग करने में प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 65, लेकिन 65 3 बार आया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 2 3 असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज तीनों का जो सेल्स है वो कितना हुआ है, 65 हुआ है, या तीनों का जो वैल्यू है वो 65 है, तो 1 2 3 हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। अभी एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 65 का एवरेज नहीं निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक, इसका हम लोग को एवरेज निकालना है। तो 1 2 3 इसको अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ये कितना आता है, 1 + 2 + 3 आता है 6, और वो 6 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये कितना आया एवरेज, 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 65 65 65 तीनों को भी हम लोग 2 रैंक असाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने तीनों को भी 2 रैंक असाइन किया है। अभी नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 60। अभी 60 भी क्या हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी। देखो हमारा 1 2 और 3 ये रैंक हो चुका है, अभी आगे क्या है, 4 5 एंड 6, तो इनका हम लोग को अभी एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 4 5 और 6 इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आता है 15, और उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 60 है उसको 5 रैंक असाइन किया। अभी नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है 55। अभी 55 का रिपीटेशन नहीं है, तो उसको हमने क्या किया, 7 रैंक दे दिया, क्योंकि 6 के बाद में रैंक आता है 7, तो हमने उसको 7 रैंक दे दिया। उसके बाद में हाईएस्ट वैल्यू है 50, और 50 भी जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी 7 रैंक भी हमारा जा चुका है, 8 9 एंड 10। अभी इसका टोटल करेंगे तो ये आता है 27 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा यहाँ पे एवरेज आता है 9। तो हमने ये तीनों भी जो 50 है उसको 9 ये रैंक दे दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे x का जो कॉलम है उसका रैंकिंग किया। अभी सेम तरीके से हम लोग जो y कॉलम है उसका भी रैंकिंग करेंगे। यहाँ पे भी देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 16, और 16 कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 एंड 2, इसका एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो इनका टोटल होता है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यह हमारा आंसर आता है 1.5। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 16 और 16 ये दोनों को 1.5 लिखा। उसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू आता है 15। अभी 15 भी 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 एंड 4। अभी 3 एंड 4 का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वो आता है 7, और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आता है 3.5। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 15 एंड 15 दोनों को भी 3.5 दिया। फिर 15 के बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आता है 14, और 14 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 को अगर हम लोग टोटल करते हैं तो आता है 11, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आता है 5.5। तो इसके लिए हमने क्या किया, 14 को यहाँ पे 5.5 दिया, और ये 14 को भी 5.5 दिया।
14 के बाद में हाईएस्ट वैल्यू आता है 13 और 13 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 7, 8 एंड 9। अभी इसका हम लोग टोटल करते हैं तो वो आता है 7 प्लस 8 प्लस 9 24। अगर ये 24 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 8। इसके लिए देखो यहाँ पे 13 के लिए हम लोग ने यहाँ पे भी 8 दिया और ये दोनों 13 के लिए भी 8 8 दिया हुआ है। और फिर बचता है 11 और 11 को फिर हमने क्या रैंक दिया 10। ओके, तो यहाँ पे हमने 10 रैंक दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को जब रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं तो एवरेज निकाल के उसके हिसाब से रैंकिंग करना होता है। अभी सेम चीज है जैसे हमने वहां पे विदाउट रिपीटेटिव नंबर में किया था। डी निकालना है हम लोग को और डी कैसे निकालते हैं आर एक्स माइनस आर वाई। तो ये माइनस ये मतलब 9 माइनस 10 आता है -1, 7 माइनस 5.5 आता है 1.5। इस तरीके से हमने ये पूरा कॉलम जो कैलकुलेट किया और हम लोग को जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से डी स्क्वायर चाहिए तो इसका हमने डी स्क्वायर किया। सो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25। इस तरीके से ये डी स्क्वायर का कॉलम हमने कैलकुलेट किया और उसका टोटल आता है 31.5। तो हम लोग को यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर मिल गया है। अभी हम लोग को टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ टी का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। अभी ये फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये सॉल्व करने में एकदम इजी है। देखते हैं कि किस तरीके से टी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। नाउ टी को कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू ब्रैकेट m1q माइनस m1 प्लस m डिवाइडेड बाय 12 इंटू ब्रैकेट m2q माइनस m2 प्लस ये आगे ऐसे ही चलते जाएगा जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू ब्रैकेट m3q माइनस m3 और ऐसे ही ये आगे चलते जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग को ये m1 m2 m3 इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अभी ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग को रिपीटेटिव नंबर्स देखने हैं। ओके, जैसे कि 65 जो था तो उसको हम लोग क्या करेंगे m1 दे देंगे। फिर बाद में 65 के बाद में था 60 तो 60 को हम लोग m2 दे देंगे। फिर उसके बाद में रिपीटेटिव नंबर था 50 तो 50 को हमने m3 दिया। तो यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स खत्म हो गए। फिर बाद में ये कॉलम में हम लोग देखते हैं तो 16 था, 16 जो है वो हमारा m4 हो जाएगा। फिर था 15, 15 हमारा यहाँ पे क्या होगा m5 हो जाएगा। तो जो रिपीटेटिव वैल्यू है उसको हमने m1 m2 m3 इस तरीके से असाइन किया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये जो m1 मतलब 65 नहीं होता है, हम लोग को यहाँ पे ये 65 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमारा m1 हो जाएगा। जैसे 65 3 बार रिपीट हो रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। फिर 60 जो है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है तो m2 भी हमारा 3 हो जाएगा। 50 जो है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है वो तो हमारा m3 भी 3 बार हो जाएगा। 16 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा था तो वो हमारा m4 जो 2 हो जाएगा। 15 भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो भी हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को ये m1 m2 और m3 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग को इसका फॉर्मूला जो है इसके अंदर ये वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो हमारे ये कितने तक जाएगा m7 तक जाएगा। तो जैसे ये m1 है ये m2 है इस तरीके से ये m7 तक जाएगा। अभी ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले है 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू ब्रैकेट m1q माइनस m1। तो m1 कितना है हमारा 3 तो 3 का q माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। अभी m2 का वैल्यू कितना है 3 तो अगेन 3 का q माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। अभी m3 का वैल्यू कितना है 3 सो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 का q माइनस 3 प्लस 1/2। अभी m4 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 तो इसके लिए 2 का q माइनस 2 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे m5 का वैल्यू कितना है 2 तो अगेन 2 का q माइनस 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे वैल्यूज को प्लॉट किए। तो ये हम लोग को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगता है लेकिन ये फॉर्मूला जो है काफी इजी है। हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है m1 m2 m3 के वैल्यू जो होते हैं प्लॉट करते जाना है और फिर इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते जाएंगे और हमको फिर एंड में यहाँ पे t का वैल्यू मिल जाएगा 9.5। तो हमको यहाँ पे देखो समेशन डी स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया 31.5 और हमको यहाँ पे टी का वैल्यू भी मिल गया 9.5। इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में प्लॉट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस तो यहाँ पे 1 माइनस लिख दिया, 6 यहाँ पे 6 लिख दिया इंटू ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर हमारा कितना आया 31.5 तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस हमारा टी कितना आया था 9.5 तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय
एन जो है, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या काउंट कितना है हमारा, तो यहाँ पे हमने टोटल 10 फॉर्म्स लिए थे, तो 10 इंटू ब्रैकेट 10 स्क्वायर माइनस 1, और इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कोरिलेशन आता है 0.86667। अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स और प्रॉफिट जो इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। और ये वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो 1 के क्लोज बाय है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, और ये रिलेशन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोरिलेशन जो होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसके 4 मेथड हम लोग ने देखे। अभी हम लोग देखते हैं कि रिग्रेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नाउ रिग्रेशन के भी यहाँ पे हम लोग को टोटल 3 मेथड्स देखने हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वहां पे हम लोग को रिग्रेशन कैलकुलेट करना है, और बाकी के जो रिग्रेशन के मेथड्स है उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इक्वेशंस बनाने हैं, और वो इक्वेशन को फिर आगे जाके फर्दर कैलकुलेशंस करके उसमें से हम लोग रिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग को सम सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग को कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जहाँ पे हस्बैंड की एज और वाइफ की एज दी है, उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को दिया है, और उसका कोरिलेशन भी दिया हुआ है। उसके बेसिस पे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ्स एज इज 12 इयर्स, मतलब जब वाइफ की एज 12 थी तो हस्बैंड की एज कितनी होगी। और दूसरा यहाँ पे हमको पूछा है द एक्सपेक्टेड एज ऑफ वाइफ व्हेन हस्बैंड्स एज इज 33, मतलब हस्बैंड की एज 33 थी तो वाइफ की एज कितनी होगी। तो यहाँ पे दोनों भी केसेस के अंदर हम लोग को एक वैल्यू दी है और दूसरी वैल्यू जो हम लोग को फाइंड आउट करनी है, जैसे कि यहाँ पे वाइफ की एज दी है और हस्बैंड की एज जो है फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हम लोग को हस्बैंड की एज दी है और वाइफ की एज फाइंड आउट करनी है। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग को उनके एज का मीन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे उनका कोरिलेशन भी दिया है। अभी हम लोग को हस्बैंड एंड वाइफ की एज जो है फाइंड आउट करनी है। नाउ यहाँ पे हस्बैंड की जो एज है उसको एक्स कंसिडर करते हैं, और वाइफ का जो एज है उसको हम लोग को वाई कंसिडर करना है। तो पहले इसमें हम लोग को क्या करना है कि हस्बैंड की एज फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। और दूसरा है यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि वाइफ का एज फाइंड आउट करना है और हस्बैंड का एज दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हस्बैंड का एज फाइंड आउट करते हैं जब वाइफ का एज 12 है, मतलब यहाँ पे हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई यूज करना पड़ेगा। और उसका फॉर्मूला जो है वो ये है, एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू ब्रैकेट वाई माइनस मीन। अभी यहाँ पे हम लोग को सारे वैल्यूज जो है प्लॉट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले x जो है हम लोग को ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, बिकॉज हम लोग को हस्बैंड की एज फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो वो x हम लोग एज इट इज लिखेंगे, माइनस हस्बैंड का जो एज है उसका मीन कितना दिया हुआ है 25, तो वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू आर, मतलब को रिलेशन हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनके एज का को रिलेशन है 0.8, जो हमने यहाँ पे लिखा। फिर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब हस्बैंड के एज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाइफ्स एज, मतलब वो हम लोग को यहाँ पे दिया है 5, सो यहाँ पे हमने 5 लिखा। और फिर इनटू ब्रैकेट यहाँ पे y हम लोग को बोला है 12, सो वो हमने यहाँ पे लिखा माइनस जो वाइफ है उसका एज का मीन कितना है 22, तो यहाँ पे हमने वो 22 लिखा। इसको अगर हम लोग आगे कैलकुलेट करते जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को हस्बैंड की एज मिलेगी 18.6, तो ये हम लोग ने यहाँ पे एक्स ऑन वाई, मतलब कि जब वाइफ की एज दी है तभी हस्बैंड की एज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। अभी दूसरे इक्वेशन में हम लोग को पूछा है कि वाइफ का एज कितना होगा जब हस्बैंड का एज 33 था, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, y ऑन x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला देखो क्या होगा, y माइनस मीन इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू ब्रैकेट x माइनस मीन। तो थोड़े से हमने यहाँ पे चेंजेस किए और ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे y ऑन x इक्वेशन का बन गया। इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको वाइफ की एज फाइंड आउट करनी है, तो हमने y एज इट इज लिखा। फिर वाइफ के एज का मीन कितना है 22, तो यहाँ पे हमने 22 लिखा। कोरिलेशन हमको यहाँ पे 0.8 दिया है जो हमने यहाँ पे लिखा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब वाइफ के एज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, तो 5 लिखा डिवाइडेड बाय
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब हस्बैंड के एज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 4, और फिर इनटू ब्रैकेट एक्स, मतलब यहाँ पे हमको ऑलरेडी हस्बैंड की एज दी है 33 माइनस मीन। तो हस्बैंड के एज का मीन कितना आ रहा था 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिखा, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग फर्दर अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको वाइफ के एज मिलेगी 30। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक हम लोग को वैल्यू जो थी वो पता थी, उसके बेसिस पे हमने दूसरी वैल्यू जो है फाइंड आउट की, और यहाँ पे हम लोग को मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दिया था, इस सबको यूज करके हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट की। नाउ अभी हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। ये सेकेंड मेथड जो है, इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे जैसे हमने रिग्रेशन की वैल्यूज जो है फाइंड आउट की थी, उस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशंस बनाने हैं। इसके लिए इसको सिंपल लिबरेशन इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग को मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन सब दिया था, और हमने वैल्यूज प्लॉट करके उसके हिसाब से रिग्रेशन फाइंड आउट किया था। लेकिन ये जो मेथड है, इसके अंदर हम लोग को कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब नहीं दिया है। ये सब हम लोग को कैलकुलेट करना है, और उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको दो कॉलम्स दिए रहेंगे, जैसे एक्स का कॉलम है और वाई का कॉलम है, और हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये एक डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो टाउन है उसका पॉपुलेशन कितना है और वहां पे टीवी सेट्स की डिमांड कितनी है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। पॉपुलेशन अगर बढ़ते जाएगा तो उसके हिसाब से टीवी सेट का डिमांड कितना बढ़ता जाएगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 11 पॉपुलेशन है तो टीवी सेट्स की डिमांड 15 है। उसी तरीके से आगे अगर हम लोग जाएंगे तो 25 पॉपुलेशन में 46 टीवी सेट की डिमांड हो रही है, और अगर 26 पॉपुलेशन होता है तो टीवी सेट की डिमांड कितनी होगी, 27 पॉपुलेशन में कितना टीवी सेट का डिमांड होगा, ये हम लोग को आगे कैलकुलेट करते जाना है। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो y ऑन x फाइंड आउट करना है, मतलब कि हम लोग को पॉपुलेशन के हिसाब से किस तरीके से टीवी सेट की डिमांड बढ़ते जाएगी वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है y माइनस मीन इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू ब्रैकेट x माइनस मीन। जो ऊपर हम लोग ने फॉर्मूला देखा था y ऑन x का, वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास ना मीन है ना स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सब अभी हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीन फाइंड आउट करते हैं। नाउ मीन कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता है, तो उसके लिए हम लोग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आता है हमारे यहाँ पे 119, और टोटल हमारे कितने ऑब्जर्वेशन है 7। सो 119 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जो एक्स कॉलम है पॉपुलेशन का, उसका मीन आता है 17। सेम तरीके से y जो कॉलम है उसमें अगर हम लोग ये सारे जो वैल्यूज है उसके टोटल लेते हैं तो वो आता है 217, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 7 से डिवाइड करते हैं तो y कॉलम का मीन जो है वो आता है 31। तो यहाँ पे हम लोग को मीन मिल गया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ कोरिलेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, समेशन dx dy डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट समेशन dx स्क्वायर समेशन dy स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम लोग को dx dy ये जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करने हैं। अभी ये वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि dx किस तरीके से फाइंड आउट करना है। dx फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है x माइनस मीन ऑफ x। नाउ यहाँ पे x कितना है 11, और उसका मीन कितना है 17, तो अगर 11 से 17 माइनस करेंगे तो आता है -6। यहाँ पे x है 14, उसमें से अगर 17 को माइनस करेंगे तो आता है -3। और सेम तरीके से हम लोग बाकी का जो यहाँ पे है वो कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा dx का कॉलम बन गया। उसके बाद में हम लोग को dx स्क्वायर भी निकालना है, तो 6 इंटू 6 आता है 36, 3 इंटू 3 आता है 9, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे dx स्क्वायर का कॉलम बना लिया। अभी हम लोग को सेम तरीके से dy बनाना है। सो dy के लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस मीन ऑफ y, मतलब 15 माइनस 31 तो वो आएगा 16, 27 माइनस 31 तो वो आएगा -4। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे dy का कॉलम बनाएंगे, और फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 16 इंटू 16 256, 4 इंटू 4 16, उस हिसाब से यहाँ पे हमने डी स्क्वायर का कॉलम बनाया। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये जो dx है और dy है इसको मल्टीप्लाई करके dx dy का कॉलम बनाना है। तो 6 इंटू 16 आएगा 96, 3 इंटू 4 आएगा 12, उस हिसाब से हमने यहाँ पे dx dy का कॉलम बना लिया। अभी हम लोग को ये सारे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे कोरिलेशन के फॉर्मूला में पुटअप करना है और कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो समेशन dx dy
तो उसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया है 268 जो हमने यहाँ पे लिखा। फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो समेशन dx स्क्वायर जो है उसका वैल्यू आया 134 इंटू समेशन dy स्क्वायर उसका वैल्यू आया 572। तो ये हमने यहाँ पे किया और इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते जाएंगे तो वो हमारा यहाँ पे कोरिलेशन का आंसर आता है 0.9680201112। अभी हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो आता है 4.3752555095 और अगर हम लोग y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो आता है 9.03959544। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। तो हम लोग को सारे वैल्यूज मिल गए। अभी ये वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला है y माइनस, तो यहाँ पे हमको y फाइंड आउट करना है ऑलरेडी कि टीवी सेट की डिमांड कितनी है। तो हमने यहाँ पे वो एज इट इज लिखा माइनस मीन हम लोग को पूछा है तो यहाँ पे हम लोग को y का मीन कितना आया था 31, तो वो हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू हमारा r मतलब कोरिलेशन जो है वो है 0.9680201112 वो हमने यहाँ पे लिखा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो वो है 9.03959 वो हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है 4.3752555095 वो हमने यहाँ पे लिखा इनटू ब्रैकेट x। तो x भी हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमने वो एज इट इज लिखा और x का मीन हम लोग को यहाँ पे 17 मिला था वो हमने यहाँ पे लिखा। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते जाएंगे तो उसका हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बनेगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। उसके बाद में फिर हम लोग y की और x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उसको प्लॉट करके फिर रिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को सिंपल लिबरेशन इक्वेशन बनाने के लिए बोला था जहां पे हमने कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड आउट किया और उसके थ्रू हमने यहाँ पे सिंपल लिबरेशन इक्वेशन जो है वो बनाया। और फिर अभी हम लोग को तीसरा मेथड देखना है जिसके अंदर हम लोग को लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हम लोग को इक्वेशन ही बनाना है जहां पे सम में हमको अगेन x और y का कॉलम दिया है और हम लोग को लीनियर इक्वेशन जो है फाइंड आउट करना है। अभी इसका फॉर्मूला देखो कैसे है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को a और b ये वैल्यूज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नाउ a और b फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया है। सो b का फॉर्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। अभी इसके अंदर हम लोग को सारे वैल्यूज जो है पुटअप करने पर उसके लिए हम लोग को समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं। तो 1 इंटू 4 आएगा 4, 3 इंटू 5 आएगा 15। उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक्स वाई का जो कॉलम है वो कैलकुलेट किया और फिर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आता है 9, उस हिसाब से हमने यहाँ पे x का स्क्वायर निकाला। अभी ये वैल्यू जो है उसको हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। सो यहाँ पे n जो है वो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, इसके लिए हमने यहाँ पे 10 लिखा इनटू समेशन एक्स वाई। तो समेशन एक्स वाई हमारा कितना आया 906, तो वो हमने यहाँ पे लिखा माइनस समेशन एक्स जो है वो हमारा आया 105, तो वो हमने यहाँ पे लिखा इनटू समेशन वाई वो आता है हमारा 62, तो वो हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाय n। तो n हमारा 10 है इनटू समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर हमारा 1477 है जो हमने यहाँ पे लिखा माइनस इंटू ब्रैकेट समेशन एक्स जो है 105 और होल स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पे 105 का होल स्क्वायर लिखा और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका हमारा b का वैल्यू आता है 0.68090787। अभी हम लोग को यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है समेशन y माइनस b समेशन x डिवाइडेड बाय n। नाउ समेशन y हम लोग को पता है जो है 62 जो हमने यहाँ पे लिखा माइनस b ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 0.68090787 वो हमने यहाँ पे लिखा इनटू समेशन x और समेशन x कितना है 105, तो वो हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाय n। तो n हमारा कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थे, तो वो 10 हमने यहाँ पे लिखा और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का a का वैल्यू आता है माइनस 0.94953271।
अभी ये वैल्यूज को हम लोग ये फॉर्मूला के अंदर प्लॉट करते हैं, जो है y इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारा कितना आया था -0.94953271, तो इसमें से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे -0.94, प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना आया था 0.68090787, तो उसमें से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0.68, और ये x एज इट इज, तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से ये जो रिग्रेशन है उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि रिग्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम लोग ने रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y भी देखा, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x भी देखा। फिर बाद में दो मेथड जो है उसके अंदर हम लोग ने उसके इक्वेशंस किस तरीके से बनाने हैं वो देखे। अभी इसके अंदर जो फर्स्ट वाला हम लोग ने मेथड पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में सम्स आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में टोटल हम लोग ने देखा कोरिलेशन के जो 4 मेथड्स है उस मेथड्स को यूज करके कैसे सम सॉल्व करना है, और रिग्रेशन के 3 मेथड्स हमने देखे, उसको यूज करके रिग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखा। सो आई होप कि आप लोगों को एग्जाम में अगर ये सम्स आते हैं तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे हम लोग ने हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जो स्टैटिस्टिक का पार्ट है वो खत्म हो गया, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा, जिसमें मीन, मीडियन और मोड क्या होता है वो हमने देखा। उसके बाद में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखा, जिसके अंदर हम लोग ने रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा। और अभी हमने स्टैटिस्टिक का लास्ट पार्ट देखा जो है कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.